मेरे परम स्नेही मित्रों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। पूर्व में प्रमा का लक्षण हम लोगों ने पढ़ा था, यथार्थ अनुभव प्रमा। यहाँ पर अनुभव पद के द्वारा स्मृति का निराकरण किया गया था। यदि इस लक्षण में अनुभव पद को ना रखा जाता तो स्मृति को भी प्रमा मानना पड़ता। यथार्थ अनुभव ही प्रमा कहलाता है। तो बंधुओं, जो अनुभव होता है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है और स्मृति में प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए अनुभव पद के द्वारा स्मृति पद का निराकरण किया गया था। यदि अनुभव पद को यहाँ पर ना रखा जाता तो स्मृति में अतिव्याप्ति दोष हो जाता और स्मृति को भी प्रमा मानना पड़ता। तो बंधुओं, आज का जो विषय है वह यह है कि स्मृति भी दो प्रकार की होती है या स्मृति विषय ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। तो कौन सी स्मृति का निराकरण यहाँ किया गया है या स्मृति को भी हमें प्रमा के अंतर्गत स्वीकार करना चाहिए। तो बंधुओं, सबसे पहले तो स्मृति का जो लक्षण किया गया है उसको देख लीजिए। ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति। जो ज्ञात विषय है उसका जो ज्ञान है वो स्मृति कहलाता है। अब जो ज्ञात विषय है वह दो प्रकार का है। ज्ञात विषय ज्ञान दो प्रकार का है। पहला, पूर्व में देखी गई वस्तु का सादृश्य आदि कारणों से स्मृति होना। जैसे बंधुओं, मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। एक राम नाम का छात्र है और एक श्याम नाम का छात्र है। राम नाम का जो छात्र है वह एक गोलू को बनाकर लाया। एक पुस्तक से उसने चित्र देखा और एक कॉपी पर उसने गोलू का चित्र बनाया। राम नामक छात्र ने और अपने कक्षाध्यापक के पास दिखाता है। तो कक्षाध्यापक राम के इस गोलू के चित्र को देखता है, प्रत्यक्ष करता है। यह उसका यथार्थ अनुभव है। इसके पश्चात अगले दिन नेक्स्ट डे श्याम नाम का एक छात्र है जो राम की नकल करके या राम की तरह मैं भी बनाऊंगा, वह भी एक चित्र बनाकर लाता है गोलू का, और गोलू का चित्र बना के लाता है और कक्षाध्यापक को दिखाता है। तो कक्षाध्यापक को तुरंत स्मरण होता है, स्मृति होती है कि अरे ऐसा ही तो जो चित्र था वह कल राम नामक छात्र बनाकर लाया था। तो बंधुओं, वही ज्ञान जो कल यथार्थ पूर्वक था, प्रत्यक्ष पूर्वक था, आज जब श्याम के द्वारा बनाया गया चित्र सामने आता है तो कक्षाध्यापक को पूर्व ज्ञान स्मरण होता है। तो इसको स्मृति कहा जाता है। बंधुओं, अब श्याम का जो चित्र है वह यथार्थ पूर्वक है, प्रत्यक्ष पूर्वक है, और जो राम का चित्र जो कल का था, जो आज प्रत्यक्ष नहीं है, कक्षाध्यापक के लिए केवल स्मृति रूप में है। तो यह ज्ञान स्मृति पूर्वक ज्ञान कहलाएगा। अब आपको बताते हैं जो दूसरे प्रकार का स्मृति का ज्ञान होता है वह कैसा है। प्रथम प्रकार का भी आपको बताया। अब द्वितीय प्रकार का ज्ञान देखिए। पहले देखी गई वस्तु का पुनः प्रत्यक्ष पूर्वक स्मृति होना। तो बंधुओं, अब ये अंतर भी बताऊंगा और स्पष्ट भी पूरी तरह से करूंगा। ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर क्या था? पहले देखी गई वस्तु का किसी सादृश्य के कारण। किसके कारण? ये बहुत महत्वपूर्ण है स्मृति के लिए। सादृश्य आदि पदार्थ के कारण हमें पूर्व की वस्तु का ज्ञान हुआ तो वह स्मृति कहलाया। ठीक है। दूसरे प्रकार का जो ज्ञान है ये स्मृति ना होकर ये प्रत्यविज्ञा है। ये प्रत्यविज्ञा ज्ञान कहलाएगा। कैसे? पहले देखी गई वस्तु का पुनः प्रत्यक्ष, उसी वस्तु का पुनः प्रत्यक्ष होना।
बहुत बड़ा अंतर है। जो वस्तु हमने देखी है उसी वस्तु को जब हम पुनः देखेंगे तब पहले देखी गई उसी वस्तु का हमें स्मरण होगा, तो वह प्रत्यभिज्ञा कहलाएगा। जैसे आपको समझाता हूँ। राम जो चित्र को बनाकर लाया था, गोलू का जो चित्र राम ने बनाया था, राम कक्षाध्यापक के द्वारा की गई प्रसन्नता से खुश हुआ और अगले दिन फिर आया तो वह उसी चित्र को कुछ कलर करके ले आया, इसलिए कि कक्षाध्यापक प्रशंसा करेंगे। और उसने क्या किया, उसी चित्र पर कुछ सुधार किया, कुछ अच्छा बनाने का प्रयास किया और उसने कलर किया, रंग किया उसी चित्र को। और पुनः अगले दिन आ गया कक्षाध्यापक के पास, तो कक्षाध्यापक ने देखा कि चित्र तो राम जो लाया है ये तो वही गोलू है जो पहले था। तो बंधुओं, वही चित्र कक्षाध्यापक ने देखा है, परंतु अभी तो ये प्रत्यक्ष है, लेकिन कल वाला जो गोलू था जो बिना कलर किया हुआ था या कल जो देखा था उसकी स्मृति कक्षाध्यापक को होती है। तब कल देखे हुए गोलू की स्मृति हो रही है और आज भी गोलू वही है, तो आज भी उसी गोलू का प्रत्यक्ष पूर्वक स्मरण हो रहा है। इसलिए इस ज्ञान को क्या कहेंगे, प्रत्यभिज्ञा। क्या कहेंगे, प्रत्यभिज्ञा। एक दूसरे उदाहरण के साथ ऐसे कह सकते हैं कि कल आपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को दिल्ली में भाषण देते हुए देखा कि वो दिल्ली में भाषण दे रहे थे, और आज आपने उनको मुंबई में स्पीच देते हुए देखा। तो कल जो स्थान था वो दिल्ली था, आज स्थान मुंबई है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो वही हैं। तो ज्ञान तो प्रत्यक्ष पूर्वक हुआ, परंतु स्थान देश काल का परिवर्तन है। पूर्व देश काल, वर्तमान देश काल। अभी आप देख रहे हैं कि मुंबई में भाषण दे रहे हैं। आज मुंबई में नरेंद्र मोदी को प्रत्यक्ष देखकर कल दिल्ली में स्पीच देते हुए नरेंद्र मोदी का स्मरण होता है। तो बंधुओं, आज का प्रत्यक्ष कल की स्मृति करा रहा है, कल के नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली की स्मृति करा रहा है। यही प्रत्यभिज्ञा ज्ञान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बंधुओं कि प्रत्यभिज्ञा पूर्वक जो ज्ञान होता है वह पूर्व में देखी गई वस्तु का पुनः प्रत्यक्ष होना। उसी वस्तु का पुनः प्रत्यक्ष जब होता है कुछ समय के पश्चात, पूर्व स्थान का, पूर्व देश काल का और पूर्व में उसी वस्तु के देखने का हमको प्रत्यक्ष अनुभव होता है और हम स्मृति करते हैं, तो वह ज्ञान प्रत्यभिज्ञा पूर्वक होता है। क्योंकि प्रत्यभिज्ञा पूर्वक जो ज्ञान होता है वह एक ही पदार्थ का होता है, भिन्न पदार्थ का नहीं होता, और ये प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। वस्तु हमारे सामने पुनः आती है। और स्मृति पूर्वक जो ज्ञान होता है उसमें वह वस्तु आपके सामने नहीं आती, किसी अन्य वस्तु को देखकर हम उस पूर्व में देखी गई वस्तु का स्मृति करते हैं, तो वह ज्ञान स्मृति कहलाता है। जैसे पुनः आप समझ लीजिए अन्य उदाहरण से, आपने गाय को देखा, गाय के बछड़े को देखा, तो आज आपने बछड़ा देखा है, गाय नहीं देखी, लेकिन बछड़े को देखकर आप उसकी माँ अर्थात गाय का स्मृति कर रहे हैं। इसको देखकर आपको कल देखी गई गाय की स्मृति होती है, तो यह स्मृति है। परंतु आज आपने बछड़े को देखा है, उसके सादृश्य वस्तु को देखा है, तो इस सादृश्य वस्तु को देखकर उस गाय का आप स्मृति कर रहे हैं। तो ये ज्ञान जो है वो स्मृति पूर्वक किया गया ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? स्मृति पूर्वक किया गया ज्ञान है। और यदि उसी गाय को
जो आपने कल देखी थी अपने दरवाजे पर, कहाँ देखी थी? अपने दरवाजे पर देखी थी, घर के दरवाजे पर जो गाय आपने देखी थी, आज आप विद्यालय जा रहे हैं तो आज आप अपने विद्यालय के दरवाजे पर उसी गाय को देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं? अपने विद्यालय के दरवाजे पर उसी गाय को देखते हैं और आज देखी गई गाय से को देखकर, प्रत्यक्ष देखकर कल देखी गई गाय का स्मरण करते हैं। तो गाय वही है, परंतु कल जो दरवाजे पर देखी थी उसका स्मरण आपको हो रहा है। तो ऐसा ज्ञान प्रत्यभिज्ञा पूर्वक किया गया ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर वही गाय का पुनः प्रत्यक्ष हुआ है, उसी गाय का पुनः प्रत्यक्ष हुआ है। तो बंधुओं, प्रत्यभिज्ञा पूर्वक ज्ञान और स्मृति पूर्वक ज्ञान दो प्रकार का होता है। अब आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। अब बंधुओं, प्रश्न ये उठता है कि अनुभव पद के द्वारा स्मृति का तो निराकरण कर दिया गया, तो क्या जो प्रत्यभिज्ञा पूर्वक ज्ञान है, प्रत्यभिज्ञा में क्या अतिव्याप्ति दोष आएगा? अर्थात जो प्रमा का लक्षण है क्या प्रत्यभिज्ञा में माना जाएगा? तो ये जो लक्षण है, इस लक्षण में एक दोष आ जाएगा, अतिव्याप्ति दोष, क्योंकि अनुभव पद के द्वारा स्मृति पद का तो निराकरण कर दिया गया, परंतु प्रत्यभिज्ञा का निराकरण नहीं हो पाया है। अतः यथार्थ अनुभव में अतिव्याप्ति दोष की संभावना है। इस प्रकार का जो प्रश्न सामने आता है तो इस प्रश्न का समाधान करना आवश्यक है, अन्यथा प्रत्यभिज्ञा में प्रमा का लक्षण चला जाएगा और लक्षण अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित हो जाएगा। तो इस प्रकार समस्या आने पर बंधुओं, जो विचार किया गया है पुस्तक में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, तर्क भाषा का जो स्मृति का लक्षण है उसकी उपर्युक्त प्रत्यभिज्ञा में भी अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा भी ज्ञात विषय ज्ञान है। किंतु समाधान देखिए, किंतु न्याय वैशेषिक प्रत्यभिज्ञा को प्रत्यक्ष के अंतर्गत मानते हैं। साफ लिखा है, जो न्याय वैशेषिक हैं वो प्रत्यभिज्ञा को प्रत्यक्ष के अंतर्गत मानते हैं, अतः उसमें स्मृति का लक्षण जाना अभिष्ट नहीं है। अर्थात न्याय वैशेषिक लोग प्रत्यभिज्ञा को स्मृति के अंतर्गत मानते ही नहीं हैं, वे प्रत्यभिज्ञा ज्ञान को प्रत्यक्ष के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि संभवतः तर्क भाषाकार के अनुसार स्मृति और अनुभव उभयात्मक ज्ञान प्रत्यभिज्ञा है। संभवतः कह के बात कही गई है कि स्मृति और अनुभव दोनों का जो ज्ञान है वह प्रत्यभिज्ञा है, ऐसा कहा गया। इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा के स्मृति अंश में स्मृति का लक्षण जाना अभीष्ट ही है, तथा अनुभव अंश में वह जाता ही नहीं है, इसलिए अतिव्याप्ति दोष नहीं होगा। अतः अतिव्याप्ति दोष से बचा दिया गया है इस लक्षण को। क्यों? क्योंकि न्याय वैशेषिक लोग प्रत्यभिज्ञा ज्ञान को प्रत्यक्ष के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। तो बंधुओं, आज इसके साथ ही आपको कुछ और बता दिया जाए परीक्षा दृष्टि से। देखिए, प्रत्यभिज्ञा का अर्थ समझ लीजिए पुस्तक में क्या है। प्रत्यक्ष पूर्विका स्मृति, ऐसी स्मृति जिसका प्रत्यक्ष हुआ हो, या स्मृति पूर्वक प्रत्यक्ष, ऐसा प्रत्यक्ष जो स्मृति के साथ हो। बात एक ही है, दो प्रकार से कही गई है। और न्याय कोश में जो लक्षण दिया गया है प्रत्यभिज्ञा का, उसको भी समझ लीजिए। अतीत अवस्था अवच्छिन्न वस्तु ग्रहण, अतीत अवस्था अवच्छिन्न वस्तु ग्रहणम, अर्थात पूर्व ज्ञात अवस्था से विशिष्ट वस्तु का अनुभव ही प्रत्यभिज्ञा है। इसी प्रकार परिष्कृत पदावली में भी जो लक्षण दिया गया है वह क्या है? तत्दंतावगाहिनी प्रतीति प्रत्यभिज्ञा। संक्षिप्त रूप में समझ लीजिए इस लक्षण का भाव क्या है। पूर्व देश काल तथा वर्तमान देश काल से संबद्ध वस्तु के रूप की प्रतीति को प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। अर्थात कल मैंने कहीं देखा था
आज मैंने वर्तमान देश में देखा है, वस्तु वही है, उस ज्ञान को प्रतिविद्या कहते हैं। इसी प्रकार बंधुओं, जो स्मृति का लक्षण अभी आपने देखा था कि ज्ञात विषय ज्ञानम स्मृति, ज्ञात विषय का ज्ञान स्मृति है, तो तर्क संग्रह में स्मृति का जो लक्षण किया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या लक्षण है? संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र जन्य, तो यहाँ पर मात्र शब्द को लगाया गया है, और इस मात्र शब्द को तर्क संग्रह में इसीलिए लगाया गया है कि स्मृति का जो लक्षण है उसका प्रत्यविद्या में अतिव्याप्ति ना हो। देखिए, इन्होंने लिखा भी है कि प्रत्यविद्या में स्मृति के लक्षण की अतिव्याप्ति ना हो जाए, इसलिए तर्क संग्रह आदि में स्मृति का लक्षण किया गया है। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। यहाँ मात्र शब्द के रखने से इस लक्षण की प्रत्यविद्या में अतिव्याप्ति नहीं होती। अर्थात जो मात्र शब्द रखा गया है कि संस्कार मात्र जो है वो स्मृति है। अब प्रत्यविद्या में केवल संस्कार नहीं होता, प्रत्यविद्या में तो प्रत्यक्ष भी होता है, इसलिए यह लक्षण प्रत्यविद्या से सुरक्षित हो जाता है और दोष नहीं आता, क्योंकि प्रत्यविद्या तो संस्कार तथा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष दोनों से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान है। इंद्रियार्थ मतलब इंद्रिय अर्थात आँख और अर्थ अर्थात वस्तु। नेत्र और वस्तु का सन्निकर्ष होने पर और संस्कार होने पर दोनों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यविद्या होता है, और स्मृति केवल संस्कार मात्र है। अतः इस लक्षण में तर्क संग्रहकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि स्मृति का लक्षण प्रत्यविद्या में ना जाए। इस प्रकार आपने स्मृति और प्रत्यविद्या का जो लक्षण और भाव है स्पष्ट समझ लिया होगा। इस प्रकार तो प्रमा का लक्षण विभिन्न प्रकार की गई परीक्षाओं से सर्वथा शुद्ध है, किसी प्रकार का इसमें कोई दोष नहीं है। तो बंधुओं, प्रमा का जो लक्षण था यथार्थ अनुभव, उसको अतिव्याप्ति दोष से सुरक्षित करने के लिए इस लक्षण का प्रतिविद्या में कहीं अतिव्याप्ति ना हो जाए, स्मृति का जो भाव प्रतिविद्या में ना चला जाए, इसलिए मैंने ये विषय प्रस्तुत किया और आपको स्पष्ट करना था कि प्रतिविद्या और स्मृति में क्या अंतर है। बंधुओं, यदि आपको स्पष्ट हो गया हो स्मृति और प्रतिविद्या का क्या भेद है और मेरा प्रयास सफल हुआ हो, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो आपको तत्काल मिल सकें। तो धन्यवाद बंधुओं, आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।